हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदेल सर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन विलियन का लेक्चर नंबर 5। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैसों की द्रव्यमय विलेयता को। और गैसों की द्रव्यमय विलेयता से संबंधित जो एक प्रमुख नियम दिया गया था, हेनरी का नियम, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में पूछा ही जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और गैसों की द्रव्यमय विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में भी आज अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने लेक्चर में ठोसों की द्रव्यमय विलेयता की बात की थी, जो लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं गैसों की द्रव्यमय विलेयता की। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन में आसपास अगर नज़र दौड़ाकर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जल में क्या होते हैं, उनका जीवन होता है और जलीय जीव वहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब अगर वो जलीय जीव हैं तो जलीय जीव को अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उनको ये जो ऑक्सीजन मिलती है वह जल से मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो जल में क्या होती है, विलय होती है। अब वो कम मात्रा में विलय होगी या ज़्यादा मात्रा में विलय होगी, या इसको कौन से कारक प्रभावित करेंगे, इनका अध्ययन तो हम करने ही जा रहे हैं। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आपके जलीय जीव हैं, वह जल में इसीलिए जीवित हैं क्योंकि उन्हें जो ऑक्सीजन मिल रही है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए, वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन या डिसॉल्व ऑक्सीजन मिल रही है। यानी कि ऑक्सीजन जो गैस है वह कुछ मात्रा में तो जल में उपस्थित होती है। अच्छा, पूर्णतः होती है क्या? नहीं होती है। अगर पूर्णतः होती तो वायुमंडल की जितनी भी ऑक्सीजन है सब समुद्र के पानी में, नदी के पानी में, तालाबों के पानी में घुल जाती और हमारे लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए उपलब्ध ही नहीं होती। यानी कि ऑक्सीजन जल में तो घुलती है लेकिन पूर्णतः नहीं घुलती। अब क्या इसको प्रभावित करेंगे कारक, इसी की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो गैसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में हम सबसे पहला देखेंगे गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ गैस। तो गैसों की प्रकृति की बात करते हैं तो ऐसी गैसें जो है, हम गैसों की द्रव्यमय विलेयता की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, सामान्यतः जो हमारा विलायक होगा वो क्या होगा बच्चों? जल होगा। तो हम ये देखते हैं कि ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, उनकी गैसों की द्रव्यमय विलेयता बहुत ज़्यादा होती है। किंतु ऐसी गैसें जो बहुत ज़्यादा घुलती, बहुत कम घुलती हैं, कौन सी गैसें? जिनका आसानी से द्रवण संभव नहीं है। जैसे ही कुछ गैसों की हम बात करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, हाइड्रोजन, ये ऐसी गैसें हैं जिन्हें द्रवित, आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, आसानी से। और ऐसी गैसें जिसे आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, उनकी गैसों की द्रव्यमय विलेयता कैसी होती है? कम होती है। दूसरी बात हम देख रहे हैं, सारी की सारी गैसें कैसी हैं आपकी? नॉन पोलर हैं। कैसी हैं आपकी? नॉन पोलर हैं। और जल आपका कैसा होता है? जनरली पोलर होता है। तो ये कारण भी हम जानते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान में घुलते हैं। तो ये नॉन पोलर है, जल आपका पोलर है। तो दूसरा कारण ये भी है कि ये दोनों की प्रकृति, विलायक और विलय की प्रकृति अगर अलग अलग है तो वो भी आसानी से घुलनशील या विलय नहीं होंगे। अब इसके अलावा हम दूसरी गैसों की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी? अमोनिया की। तो अमोनिया को अगर आप जल में घोलेंगे तो अमोनिया जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी दर्शाता है और जल में घुलकर हमें क्या देता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, तो ये जल में घुलकर केमिकली एक्टिविटी भी दर्शाता है और ये हमें देता है H2SO3। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग HCl की। तो इसको अगर मैं जल में मिला दूं तो यह देगा आपको H3O+ और Cl-। पहली बात तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन तीनों गैस का नेट डाइपोल मोमेंट भले ही शून्य हो, किंतु इसका खैर नेट डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इनके मॉलिक्यूल के कुछ पार्ट में ध्रुवणता होगी और जल भी कैसे होंगे? ध्रुवीय होंगे। दूसरी बात, इनको आसानी से द्रवित किया जा सकता है एज कंपेयर ऑफ
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। और तीसरी बात ये कि तीनों गैसें हैं जो जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी प्रदर्शित कर रही हैं। तो ऐसी गैसें जिनमें थोड़ा ना थोड़ा पोलरिटी हो, ध्रुवणता हो, आसानी से द्रवित की जा सके। इसके अलावा थोड़ा ना थोड़ा ये जल के साथ अगर रासायनिक सक्रियता दर्शा रही हो तो ऐसी गैसें जो है उनकी द्रव में विलेयता यानी जल में जो विलेयता होगी कैसी होगी, अधिक होगी। इनकी विलेयता कैसी होगी बच्चों, अधिक होगी। तो पहला जो हमारा गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है वो हो गया अपना गैसों की प्रकृति। अब बात करते हैं दूसरा जो है हम देखेंगे ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो देखते हैं हम लोग सामान्यतः अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा क्या करेंगे आप टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाएंगे, विलेयता जो है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, कम होता है। उसका कारण देखते हैं। हमने ऊष्मागतिकी में एक इक्वेशन देखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस। अगर यदि गैस जो है वो द्रव में घुलती है और साम्यावस्था में अगर है तो आपका विलयन बनेगा। इसके अलावा कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है ऊष्मा होगी, क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। अगर ऊष्मा बाहर निकल रही है बच्चों तो डेल्टा जी जो है वो कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। अब हम देखेंगे कि अगर गैस जो है वो द्रव में घुल रही है तो गैस घुलने के पहले उसके मॉलिक्यूल कैसे थे, दूर दूर, लेकिन जैसे ही अगर वो जल में घुल गया तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे जाएंगे, पास पास। और हम ये देख रहे हैं कि पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे, बाद में हो गए पास पास। पहले एंट्रोपी ज़्यादा थी। एंट्रोपी का मतलब होता है किसी पदार्थ की अव्यवस्था की माप, उसकी एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी को हम लोग डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले अव्यवस्था ज़्यादा थी, बाद में अव्यवस्था क्या हो गई, कम हो गई। या पहले स्वतंत्रता ज़्यादा थी, बाद में स्वतंत्रता क्या हो गई, कम हो गई। यह गैस के मॉलिक्यूल है जब घुलनशील नहीं थे तब है, और ये गैस के मॉलिक्यूल घुलने के बाद हम देख रहे हैं इनकी स्वतंत्रता या एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एंट्रोपी कम हो रही है ना, डेल्टा एस का जो मान है वो नेगेटिव होगा जब गैस द्रव में क्या होगी, घुलेगी। हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां मैं अगर देखूं डेल्टा जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच कैसा है, आपका नेगेटिव है, और यहां तो आपका माइनस है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो हीट आपको मिल रही है यहाँ पर, कैसी है आपकी यहाँ पर, नेगेटिव। तो यहाँ मैं अगर टेम्परेचर को नेगेटिव ले लूँ, टेम्परेचर को मैं कैसे ले लूँ, नेगेटिव ले लूँ, तो मैं यहाँ ये पाऊँगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू ये तो आपका नेगेटिव है ही, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्या, टी डी एस। आप मुझे एक बात बताइए, डेल्टा जी आपको अगर नेगेटिव चाहिए तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएगी, अगर ये पॉजिटिव होते जाएगी तो इसकी नेगेटिव की वैल्यू कम होती जाएगी। जबकि मुझे क्या करना है, डेल्टा जी का मान क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। डेल्टा जी का मान नेगेटिव तब होगा जब टेम्परेचर का मान कैसा होगा बच्चों, कम होगा। टेम्परेचर का मान जितना ज़्यादा कम होगा डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो आसानी से गैस जो होगी किस में घुलेगी, जल में घुल के हमें गैसों की द्रव्य विलेयता को बढ़ाकर देगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं डेल्टा जी की वैल्यू, जो आपका ये जो इक्वेशन है आपका, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रखने के लिए टेम्परेचर का क्या होना जरूरी है, कम होना जरूरी। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ते जाएगा तो टीडीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऐसी प्रोसेस होगी ही नहीं, यानी गैसों की द्रव्य में विलेयता कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी। अतः हम ये देखेंगे टेम्परेचर आपको कम रखना होगा। टेम्परेचर जितना कम रखेंगे डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी और गैसों की द्रव्य में विलेयता उतनी ज़्यादा बढ़ते जाएगी। किंतु अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव की ओर बढ़ेगी और गैसों की द्रव्य में विलेयता फिर बढ़ेगी नहीं। यानी कि तापमान का प्रभाव यह होगा कि जब गैस और द्रव साम्यावस्था में हो तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा गैसों की द्रव्य में विलेयता जो होगी उतनी ही कम होगी। अब हम देखेंगे अगला प्रभाव, और अगला जो प्रभाव है वह है क्या है आपका, दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने एक कंटेनर या एक पात्र लेकर रखा है और इस पात्र में मैंने ये पिस्टन लगा कर रखा है। पिस्टन का वेट मान लीजिए क्या है आपका W1।
यहाँ पर जल मैंने विलायक के रूप में ले रखा है और विलेय के रूप में आपकी यहाँ पर क्या है, गैस है। जब मैंने W1 पिस्टन रखा है तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ मात्रा में जो गैस है वह कैसी है, आपकी द्रव में घुल रही है, जबकि आघुलित जो आपकी गैस है वहाँ पर पिस्टन और द्रव की सतह के बीच में मौजूद है। अगर मैं पिस्टन पर भार और रखता हूँ तो भार रखने पर मैं ये पाऊंगा कि पिस्टन पर पहले केवल W1 भार था, अब मैं इस पर W2 भार और रख रहा हूँ तो पिस्टन पहले के कंपेयर में और नीचे आएगा, और अगर ये नीचे आएगा तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रेशर जब अंदर का बढ़ेगा तो हम ये पाएंगे कि गैस जो पहले जो घुली हुई नहीं थी वो गैस भी इसमें आसानी से क्या होने लगेगी, घुलने लगेगी। क्या होने लगेगी बच्चों, घुलने लगेगी। और दैट मीन्स कि जब पहले भार कम था तो प्रेशर पिस्टन के द्वारा उतना दाब नहीं लगाया जा रहा था, तो गैसों की द्रव्य विलेयता उतनी ज़्यादा नहीं थी। किंतु जैसे ही मैंने यहाँ पर भार बढ़ाया तो पिस्टन के द्वारा आरोपित दाब या बल भी बढ़ गया, जिसके कारण गैसों की द्रव्य विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। इस दाब के गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को ऑब्जर्व किया हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, और उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम ये बोलता है कि स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जो गैसों की द्रव में विलेयता, हम कहाँ रहते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश में, तो आपका m जो है वो किसके समानुपाती, मध्य प्रदेश। m जो है आपका, पहले हेनरी के नियम की डिस्कस कर लेते हैं। स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता m उस गैस पर लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। यहाँ पर जो m है वह गैसों की द्रव में विलेयता है। P जो है वो क्या है आपका, लगाया गया दाब या आरोपित दाब है। क्या है बच्चों, ये आरोपित दाब है। तो हेनरी के नियम के अनुसार गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है वह स्थिर ताप पर उस गैस पर लगाए गए दाब के कैसे होती है, समानुपाती होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हेनरी का नियम। अच्छा, इसी के समय जो एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के समकालीन थे, जिनका नाम था डाल्टन। जिनका नाम क्या था बच्चों, डाल्टन। और डाल्टन ने, हम जानते हैं, आंशिक दाब का नियम दिया था। किसका दिया था, गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया था। अगर हम लोग विलेयता की बात करते हैं तो हम विलेयता को हम लोग मूल प्रभाज के साथ, मूल प्रभाज से, या तो फिर हम लोग मोलरता के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हेनरी ने क्या किया, जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उनके आंशिक दाब के नियम का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये बताया कि स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर अगर गैस और द्रव साम्यावस्था में हो, गैस और द्रव साम्यावस्था में होंगे तो गैसों की द्रव में जो विलेयता होगी वो दाब के समानुपाती होगी। मैंने आपको बताया कि विलेयता को मूल प्रभाज से और मूलरता से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सामान्यतः अगर हम देखेंगे विलेयता जितनी ज़्यादा होगी मूल प्रभाज उतना ही ज़्यादा होगा। तो हेनरी का नियम परिवर्तित हो जाएगा जब हम मूल प्रभाज से प्रदर्शित करेंगे। ये हो जाएगा आंशिक दाब और समानुपाती हो जाएगा आपका क्या, मूल प्रभाज। बी, हमने शुरू से इस चैप्टर में विलेय को बी माना है और विलायक को ए माना है। तो हम ये पाएंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता जो होगी वो विलेयता जितनी ज़्यादा मूल प्रभाज उतना ही ज़्यादा, और मूल प्रभाज अगर ज़्यादा है दाब के भी कैसा होगा आपका, ज़्यादा होगा। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो गैस का आंशिक दाब जितना ज़्यादा, जो पी है आपका क्या है बच्चों, गैस का आंशिक दाब, तो गैस का आंशिक दाब जितना ज़्यादा होगा तो गैस के घुलने वाले जो मोल हैं उतने ही ज़्यादा होंगे और उसका मोल प्रभाज जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। ये मूल प्रभाज किसका है बच्चों, अगर बी मैंने ले लिया तो मूल प्रभाज किसका है आपका,
बी का है। हम अगर यहाँ पर समानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पर के एच कोई ना कोई स्थिरांक लगेगा, और यहाँ पर जो के एच है वह स्थिरांक है जिसे हम लोग हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हेनरी स्थिरांक। अगर हेनरी स्थिरांक के एच की बात करते हैं तो इसका जो मान होता है वह तापमान पे भी डिपेंड करता है और इसके अलावा गैसों की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि हेनरी के नियम के अनुसार अगर गैस और द्रव साम्यावस्था में है तो साम्यावस्था में होने पर जो गैस का जो मोल प्रभाज होगा वह उस गैस के आंशिक दाब के कैसा होगा बच्चों? समानुपाती होगा। इसी को हम लोग हेनरी के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो मैं यहाँ पर दो अक्ष लेने वाला हूँ। ये दो अक्ष, इसकी इस इक्वेशन की मैं सरल रेखा के समीकरण से तुलना करता हूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। हम जानते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब मैं यहाँ पर जीरो कर सकता हूँ। यहाँ y अक्ष पर अगर मैं क्या ले लूँ, y अक्ष पर अगर मैं प्रेशर यानी आंशिक दाब ले लूँ तो नीचे से ऊपर जाने पर आपका आंशिक दाब बढ़ेगा। x अक्ष पर अगर मैं क्या ले लूँ, x आपके मोल प्रभाज के बराबर है, इनटू में के एच है यानी कि m यहाँ पर दर्शाता है, ये c दर्शाता है आपको स्लोप को, और m जो दर्शाता है आपका, m दर्शाता है आपको स्लोप यानी ढाल को, और c दर्शाता है अंतःखंड को। किसको? अंतःखंड को दर्शाता है। तो हम देखेंगे, मैंने एक y एक्सिस पर मैंने ले लिया प्रेशर, x एक्सिस पर मैं लेने जा रहा हूँ मोल प्रभाज। अब मैं यहाँ देखूंगा कि अंतःखंड यहाँ पर कितना है बच्चों? जीरो। अगर अंतःखंड जीरो है तो ग्राफ जो होगा कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो बचा क्या आपका m जो आपका ढाल है जिसका मान किसके बराबर है? आपके के एच के बराबर है। किसके बराबर है? के एच के बराबर। हम यहाँ ये पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, यह जो ग्राफ है वो हेनरी के नियम को स्पष्टीकरण करता है, और यह हमने दिए गए हेनरी के जो नियम है उस पर हमने क्या लगा के रखा है? उस पर हमने सरल रेखा का समीकरण लगाया और उसके द्वारा हमने समीकरण तैयार किया है। अब मैं ये जो हेनरी का नियम दिया गया था P इज इक्वल टू के एच और ये आपका एक्स बी, मैं इस समीकरण में कांस्टेंट अगर किसको ले लूँ? प्रेशर को। प्रेशर को क्या मान लूँ मैं? स्थिर दाब अगर मैं ले लूँ तो मैं यहाँ पाऊंगा कि जो के एच और जो एक्स बी है, के एच और जो आपका क्या है एक्स बी है, उनमें किसका रिलेशनशिप होगा? समानुपाती का कि व्युत्क्रमानुपाती का? व्युत्क्रमानुपाती का। इसका मतलब ये है कि के एच जितना ज़्यादा होगा एक्स बी जो होगा वो उतना ही क्या होगा बच्चों? कम होगा। और हम जानते हैं कि एक्स बी अगर कम है तो विलेयता भी कैसी होगी? कम होगी। और हम जानते हैं कि विलेयता कम कब होती है? जब टेम्परेचर कैसा? क्योंकि प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट मान लिया लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो के एच ज़्यादा तो एक्स बी कम। विलेयता कम अगर होगी तो ताप कैसा होगा बच्चों? विलेयता कम। हमने यहाँ पर देखा था कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता था विलेयता उतनी कम होती थी। यहाँ विलेयता कम अगर होगी तो टेम्परेचर या तापमान कैसा होगा बच्चों? बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन रही है कि अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। एक्स बी विलेयता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और टेम्परेचर यानी तापमान क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ते जाएगा। आप एक काम करिए, ये जो मैंने है यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। इस रिलेशनशिप से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट लेके रखा है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और जो के एच का मान है वो गैस की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान जो होगा वो अलग अलग होगा। इस रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए हम एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि हमने गैस, टेम्परेचर और हमने हेनरी स्थिरांक ले रखा है हमने किलोबार यूनिट पर। हम देखेंगे पहली बात तो हीलियम और दाब कैसा है? स्थिर है। हीलियम और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो समान ताप पर हीलियम और हाइड्रोजन के लिए देखिए बेटा के एच का मान कैसा है? अलग अलग है। यानी पहली बात तो के एच का जो मान है वह किस पर निर्भर करता है? गैस की। के एच का मान किस पर निर्भर करता है? गैस की
प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अलग अलग गैस के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान कैसा होता है बच्चों, अलग अलग होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर देखिए अगर टेम्परेचर अलग लिया, देखिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा हेनरी स्थिरांक का मान उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे इस किसी एक गैस के लिए हम बात करते हैं दो अलग अलग ताप पर, किसी एक गैस के लिए दो अलग अलग ताप पर हम बात करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए 293 केल्विन ताप पर जो KH का मान कितना है बच्चों 76.8, जबकि नाइट्रोजन के लिए जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हेनरी स्थिरांक का मान क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है टेम्परेचर जितना ज़्यादा है हेनरी स्थिरांक का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि इससे जुड़े हुआ है हमारा जलीय जीव। हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन के लिए 293 केल्विन ताप पर 34.8 हेनरी स्थिरांक होता है, जबकि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो हेनरी स्थिरांक का मान क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। जब हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ गया है तो विलेयता क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो इसीलिए देखा गया है कि जो जलीय जीव होते हैं वह गर्मियों की तुलना में ठंडियों में उनके लिए जो माहौल या वातावरण होता है वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। उसका कारण यह है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हेनरी स्थिरांक का मान भी ज़्यादा होगा, किंतु गैसों की द्रव्य विलेयता या मोल प्रवाह जो होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उनको उतनी ज़्यादा डिजॉल्व्ड या घुलित ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जितनी उन्हें कम तापमान पर मिल रही है। इसीलिए गर्मियों की तुलना में जो ठंड होती है उसमें जलीय जीव जो होती है उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं अलग अलग गैस के लिए KH हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। तो खैर मैंने हीलियम के लिए यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है। हीलियम के लिए KH की वैल्यू देखिए सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन के लिए 69.19 है और नाइट्रोजन के लिए 76 है। यानी सबसे ज़्यादा किसके लिए है, हीलियम के लिए। KH का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी मूल प्रभाव उतना ही कम होगा या विलेयता उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा KH का मान किसका है बच्चों, हीलियम का है। तो KH का मूल प्रभाव का मान सबसे कम किसके लिए होगा, हीलियम के लिए होगा। यानी गैसों की द्रव्य विलेयता सबसे कम किस में होगी, हीलियम में होगी। तो सबसे ज़्यादा गैसों की द्रव्य विलेयता इन तीनों की अगर हम बात करें तो किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। अभी ये इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा हेनरी का नियम, जिसमें हमने देखा कि जो हेनरी स्थिरांक होता है बच्चों वह डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है गैस की प्रकृति पर और इसके अलावा तापमान पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो पहली बात तो जो हेनरी का जो नियम होता है वह केवल लागू होता है किस पर, तनु विलयन पर। किस पर लागू होता है बच्चों, तनु विलयनों पर ही लागू होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सांद्र विलयन होगा तो उस पर हम हेनरी के नियम को लागू नहीं कर सकते। तो पहला इसका जो सीमा है वह है यह केवल तनु विलयनों पर ही क्या होता है, लागू होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं हेनरी का जो नियम है वह आदर्श स्थितियों पर ही लागू होता है, आदर्श स्थितियों पर लागू होता है। दैट मीन्स यह निम्न दाब व उच्च ताप पर ही लागू होता है। अगर आपने उल्टा कर दिया, उच्च दाब और निम्न ताप कर दिया, तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तीसरी अगर बात करते हैं हम लोग, जब कोई गैस द्रव में घुलती है तो अगर वह घुल रही है और घुलने के पश्चात अगर ना तो उसका संगुणन हो रहा है ना ही वियोजन हो रहा है तो वहाँ पर हेनरी का नियम लगा सकते हैं। किंतु यदि गैस द्रव में घुलने के बाद उनका अगर क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है या फिर क्या हो रहा हो, वियोजन अगर हो रहा हो, तो हम वहाँ पर कौन सा नियम, हेनरी का नियम लागू नहीं कर सकते। सामान्यतः अगर हम बात करते हैं HCl की, तो HCl जो होता है वह जल में घुलता तो है किंतु जल में घुलकर हमें वो H+ और Cl- आयन प्रदान कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे HCl जो होगा वह वियोजित हो रहा है, यहाँ पर हम हेनरी का नियम लागू नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसी गैसें जो जल में घुलकर केमिकली रिएक्शन शो कर रही है, रासायनिक अभिक्रिया शो कर रही हैं, जैसे अमोनिया जो गैस है वह जल में घुलकर केमिकल
रिएक्टिविटी, रासायनिक सक्रियता दर्शा रही है और हमें क्या दे रही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित हेनरी ने कुछ बताया था क्या, है ना। हेनरी ने केवल यह कहा था कि गैसों की द्रव्य विलेयता दाब के समानुपाती होती है, किंतु उन्होंने गैसों की द्रव्य विलेयता पर जो गैस की लिक्विड या विलायक के साथ केमिकल रिएक्टिविटी होती है उनको स्पष्ट नहीं किया था। तो ऐसी गैस जो जल में घुलकर या विलायक में घुलकर रासायनिक सक्रियता दर्शा रही है उन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो इस प्रकार हेनरी के नियम की क्या है बेटा, कुछ सीमाएं हैं। बात करते हैं अब अंत में हम लोग हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की। किसकी बात करेंगे, अनुप्रयोग की। तो हेनरी का जो अनुप्रयोग है वह हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मृदु पेय पदार्थों के उत्पादन में। आपने गर्मियों के टाइम में मृदु पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक आपने यूज़ किया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्या, अनुप्रयोग। और पहला जो अनुप्रयोग है वह क्या है, मृदु पेय पदार्थों के उत्पादन में। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक जो होती है आपकी, तो गर्मियों के टाइम में हम कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं। ओके, तो सामान्यतः होता यह हम जानते हैं कि दाब जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, उसकी जो विलेयता होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मृदु पेय पदार्थ या कार्बोनेट पेय पदार्थों की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, कार्बोनेट पेय पदार्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक जो भी यूज़ करते हैं उसमें होता क्या है, आपका कार्बोनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड घुली होगी, वहाँ पर जल होगा, मीठा जल होगा, है ना। क्या होगा आपका, मीठा जल होगा, और क्या होगा आपका वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर आप मिला दीजिए आप इसमें, आपका क्या बन जाएगा, पेय पदार्थ या मृदु कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कहलाएगा उस समय वो। तो आपकी वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में घुली हुई है, मीठे जल में घुली हुई है। तो एक्चुअल में जो कंपनियाँ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जो होती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती हैं, वो क्या करती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, उन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक प्रेशर पर, अधिक दाब पर क्या करके, सील पैक करके, एयर टाइट करके क्या करती है, बंद कर देती है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ का जब ढक्कन बंद है उसका बॉटल का, तो अंदर का दाब कैसा है, बहुत ज़्यादा, और बाहर का दाब कैसा है बच्चों, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा है, कम है। आसान सी बात है, अंदर का दाब अगर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की द्रव में जो विलेयता होगी वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हम अगर सामान्यतः ये देखते हैं कि जैसे ही जो ढक्कन को खोला जाता है तो ढक्कन के खोलने पर होता क्या, एकदम से गैस यहाँ से बाहर निकलती है, झाग के रूप में बाहर निकलती है। तो उसका कारण ये होता है बच्चों कि जैसे ही आप ढक्कन यहाँ का खोलेंगे, कैप ओपन करेंगे, तो प्रेशर, इस अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका संपर्क डायरेक्ट किससे हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और वातावरण का जो दाब है वो कैसा, बहुत ही कम है। यानी गैस का दाब अधिक से कैसा होता है, कम, और गैस का दाब जब अधिक से कम होगा तो घुलनशीलता या विलेयता क्या होगी बच्चों, घुलनशीलता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड, हम देखेंगे गहरे समुद्र में गोताखोरी में। तो जो स्कूबा डाइवर जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वह जब समुद्र की गहराइयों में जब जाते हैं तो समुद्र की गहराइयों में जाने पर प्रेशर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। अब अगर हम बात करते हैं, जब गहराई वाले स्थानों पर जाएंगे तो गैस का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, जब समुद्री गोताखोर जब जाता है तो अपने साथ वो क्या लेकर जाता है, संपीड़ित गैस, और संपीड़ित गैस में ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन दोनों का मिक्सचर गोताखोर स्कूबा डाइवर ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो गहराइयों पर जाएगा तो गैसों की द्रव्य विलेयता का मान क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर हम बात करें यदि स्कूबा ड्राइवर केवल ऑक्सीजन गैस ले जा रहा होता तो जैसे जैसे नीचे वाले स्थानों पर वो जाता तो ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता होती क्या होती जाती, बढ़ते जाती। बट हमारे बॉडी को उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए जितनी ऑक्सीजन हमें एक एटमॉस्फेयर पे, जितना आंशिक दाब पर मिल रही है उतनी ही ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती। किंतु केवल मास्क में ऑक्सीजन ले जाया गया होता तो नीचे वाले स्थानों पर जाने पर आपके ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब क्या हो जाता, बढ़ जाता। हमें केवल उतनी ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जितना हमें एक वायुमंडलीय दाब पर प्रदान हो रही है। इसीलिए जो समुद्री गोताखोर होता है अपने साथ जाता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को ले जाता है। तो जैसे जैसे नीचे वाले स्थानों पर ले जाएगा तो ऑक्सीजन की गैसों की द्रव्य विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज हो जाएगी, किंतु बच गई क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ले जाने का कारण ये भी है कि नाइट्रोजन का जो pH होता है हमने देखा था ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो विलेयता होती है रक्त में वो कैसी होती है, कम होती है। यानी कि कितना भी प्रेशर क्यों ना बढ़ा दो, नाइट्रोजन की जो विलेयता होगी वह ब्लड में बहुत कम होगी या नहीं होगी। अब जब वो समुद्री गोताखोर नीचे वाले स्थानों से जैसे ही अपने ऊपर आएगा तो क्या होगा, गहराई से जब ऊंचे वाले स्थान पर आएगा तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा, जैसे हमारे पूरे ब्लड में नाइट्रोजन हो गया है, अब जैसे ही वो गहराई वाले स्थान से अपने नेचुरल स्थान पर जब आएगा, अपने सामान्य स्थान पर, तो दाब क्या होगा बच्चों, कम होगा। दाब जब कम होगा तो नाइट्रोजन का प्रेशर कम होगा, तो नाइट्रोजन शरीर से बाहर निकलना चाहेगी। नाइट्रोजन शरीर से बाहर निकलना चाहेगी तो नाइट्रोजन के ब्लड में क्या बनने लगते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं। और जब, क्योंकि नाइट्रोजन क्या चाहेगी, दाब कम हो गए तो नाइट्रोजन गैस ब्लड से बाहर निकलना चाहेगी। जब नाइट्रोजन गैस ब्लड से बाहर निकलना चाहेगी तो ब्लड में बुलबुले बनने लगेंगे, और जब ब्लड में बुलबुले बनने लगेंगे, जब नाइट्रोजन गैस बाहर जाना चाहेगी तो बुलबुले बनने के दौरान शरीर में असहनीय दर्द होता है ना। इसके अलावा घुटन महसूस होने लगती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड्स रोग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केसन रोग। क्या बोलते हैं, बैंड्स रोग या बोलते हैं केसन रोग। इस स्थिति से बचने के लिए जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हीलियम गैस का मिक्सचर भी ले जाते हैं। हम जानते हैं कि जो हीलियम गैस थे इसके KH का मान जो था बहुत ज़्यादा था। KH का मान जब बहुत ज़्यादा होगा तो हीलियम की जो ब्लड में, जो रक्त में जो विलेयता होगी वो और भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो इसीलिए अब स्कूबा ड्राइवर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो होते हैं वह अन्य गैस का मिक्सचर ले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। जो हीलियम होती है इसकी रक्त में घुलनशीलता बहुत ही कम होती है, और इसके अलावा यहाँ पर ये ज़्यादा अधिक दाब बढ़ने, रक्त में अत्यधिक दाब बढ़ने नहीं देता। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके मिक्सचर की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हीलियम का एक निश्चित मात्रा का मिक्सचर ले जाया जाता है, जिसमें हीलियम जो होता है वो कितना परसेंट होता है बच्चों, 11.7% होता है। ऑक्सीजन जो होती है लगभग कितनी होती है, 32.9 होती है। बच गया आपका क्या बच्चों, नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, 36.2%। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब स्कूबा ड्राइवर इनको ले जाता है अपने साथ में तो इस संगठन का क्या करता है, वो यूज़ करता है। अगला हम लोग देखते हैं कहाँ पर, ऊंचाई वाले स्थानों पर। ऊंचाई वाले स्थानों पर तो जो क्लाइंबर होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं बच्चों तो दाब क्या होने लगता है, कम। दाब जब कम होगा तो ऑक्सीजन की रक्त में घुलनशीलता जो होगी वो भी क्या होती जाएगी, घुलनशीलता होती जाएगी कम। और जब घुलनशीलता कम होगी तो हमारे रक्त में उपापचयी क्रियाओं के लिए जो अवेलेबल ऑक्सीजन हो वो कैसे होती जाएगी, कम। और जब ऑक्सीजन कम होगी तो हमारा श्वसन दर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी। हमारे रक्त के ऊतकों में, या ऊतकों में जो होगा वह रक्त में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, जिसके कारण हमारा जो श्वसन दर होगा वो क्या होता जाएगा, आपका रेस्पिरेशन रेट, श्वसन
दर जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। श्वसन दर अगर बढ़ गई तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इंसान को थकावट होगी बहुत ज़्यादा, सोचने समझने की क्षमता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सर दर्द होगा और इवन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पर्वतारोही की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसी स्थिति को या इस रोग को हम लोग एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एनॉक्सिया के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन पर, और अगला जो एप्लीकेशन होता है वो हो जाएगा किसके लिए, जलीय जीवों के लिए। हम जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडलीय दाब है एक है, कुछ ना कुछ तो दाब है ना भाई। तो यह एक वायुमंडलीय दाब के कारण, दाब अगर है तो ऑक्सीजन गैस यही कारण है कि किस में घुल जाती है, जल में घुल जाती है। और जलीय जीव जो होती है उनको अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए अवेलेबल जो होती है ऑक्सीजन कहाँ से होती है, जल से होती है, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब होने के कारण जो गैस होती है वो जल में क्या होती है, घुलती है। बात करते हैं हमारे लंग्स की जो क्रियाविधि होती है, फेफड़ों की जो क्रियाविधि होती है, उसमें भी फेफड़ों की क्रियाविधि में तो लंग्स की मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो देखो, हम ऑक्सीजन जब इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की जो प्रेशर होगा, आंशिक दाब होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो जब आंशिक दाब ज़्यादा होगा तो रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है वह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है रक्त के, और क्या बनाता है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी स्थानों पर जाता है ताकि उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो सकें। अब जब वह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों में पहुंचता है तो ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, दाब कम होगा तो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वह रक्त के द्वारा किसको दे दी जाएगी, ऊतकों को दे दी जाएगी। अब टिश्यूज जो होते हैं उनमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जल में क्या हो जाती है, घुल जाती है, और वह शिराओं में से होते हुए पुनः कहाँ पर पहुँचती है, हमारे लंग्स में पहुँचती है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ही कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, प्रेशर कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों की द्रव में विलेयता यानी रक्त में विलेयता कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार लंग्स की मैकेनिज्म में भी जो हेनरी के नियम का क्या होता है, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग होता है। तो आई होप कि आपको हेनरी के नियम में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।